DVT is the disease which is going to be with you for your entire life. It's up to you आपको उस पर कितना precaution लेना है. You need to accept it first and then treat it. All clotting disease are modern lifestyle disease. Be yourself aware what you are eating, what you are having. ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं एंड इट्स अ वार्निंग साइन. प्लीज़ डोंट वेट एट होम कि ये कम हो जाएगा एंड रीच टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल ASAP. क्योंकि ये क्लॉट अगर ऊपर लंग्स में चला गया तो DVT का ट्रीटमेंट हो गया, इसलिए आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. एक बार आपको DVT हो गया तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीज विथ यू. But at the same time, with proper care, it can be taken in a very good way. हेलो, आई एम डॉक्टर अमित बिरवे. वेलकम टू डॉक्टर झाडीज यूट्यूब चैनल. पिछले कुछ एपिसोड में हमने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में थायराइड, प्रोस्टेट या स्ट्रोक इस टाइप के बीमारी में क्या एडवांस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हमने एपिसोड किए. आज से अगले 3 हफ्तों में मेनली ब्लड वेसल रिलेटेड, जो मोस्ट ऑफ द टाइम खून की नली में गांठ हो गई या उसमें क्लॉट बोलते हैं, इस टाइप के जो कंडीशंस रहते उस बारे में जो रिलेटेड उससे कुछ बीमारी जो नॉर्मल रेगुलर कंडीशंस में आ जाती है, बहुत से बारे में हम उनके बारे में सुनते हैं. वो नाम हमको पता रहते, उसके शॉर्ट फॉर्म पता रहते, लेकिन एक्चुअली वो क्या होते हैं और उसके जो लक्षण होते हैं वो दूसरे किसी बीमारी से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं कि वो गड़बड़ हो जाते हैं कि ये हो रहा है तो इसके वजह से हो रहा है, उसके वजह से हो रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर कि जो हो रहे कंप्लेंट सिम्टम्स उससे डायग्नोस करना. बट एज अ नॉर्मल पेशेंट अगर हमको थोड़ी बहुत उसके बारे में पहले जानकारी हो सकती है, दिमाग में ऐसा आ भी सकता है कि शायद ये इस वजह से हो रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेशेंट अवेयरनेस कि अगर इस टाइप के लक्षण आ रहे हैं तो हम ये दिमाग में रख सकते हैं कि शायद ये तो बीमारी नहीं है, होने की संभावना है. या तो आज से 3 पार्ट में हम ले रहे हैं. DVT जो बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड थर्ड वन इज गैंग्रीन. सो इन 3 चीज़ों के बारे में, इन 3 बीमारियों के बारे में हम अगले 3 हफ्तों में एपिसोड कर रहे हैं और इसमें जो रिसेंट एडवांसेस है ट्रीटमेंट के, उनके बारे में बात करेंगे. सो हेलो मैडम, आज हम जैसे बात किया तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में आज हम बात करने वाले. तो एक सबसे पहला सवाल आ जाता है कि बहुत से बार हम सुनते हैं DVT डायग्नोस हुआ है, DVT डायग्नोस हुआ है. तो एक्चुअली व्हाट इज़ DVT और मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से ऑर्गन्स ऐसे ज़्यादा रहते हैं कि वहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं? So DVT is basically deep vein thrombosis, यानी जो हमारे पैरों की या हाथों की डीप वेन्स है, जो अशुद्ध रक्त वाहिनियाँ या अशुद्ध ब्लड वेसल्स है, उसमें जो क्लॉट होता है उसको DVT बोलते हैं. एंड ज़्यादा DVT पैरों में होता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ लाइक DVT यानी पैर की वेनों में अच्छा, क्लॉट. बट दैट डजंट मीन कि DVT सिर्फ पैर में ही होता है. ओके. ये हाथ की ब्लड वेसल्स में भी हो सकता है, गर्दन की ब्लड वेसल में भी हो सकता है, चेस्ट ब्लड वेसल्स में भी हो सकता है. तो ये ओवरऑल स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस. बट बेसिकली ये क्लॉट है हाँ, इम्प्योर ब्लड वेसल्स में, और जो बहुत बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है एंड एट द सेम टाइम ये बहुत कॉमन भी है. अच्छा. तो कौन से कंडीशंस में ज़्यादा होने की संभावना रहती है और ऐसा कौन सा एज ग्रुप या डिसीजेस रहते हैं कि उनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं? सो बेसिकली डीप वेन थ्रोम्बोसिस यंग पॉपुलेशन में भी दिखता है और एल्डरली. तो ये 2 चीज़ को हम सेग्रीगेट करेंगे. सो बेसिकली जो एल्डरली है, जो बेड रिडन है पेशेंट्स होते हैं, जिनमें पैर का मूवमेंट नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की काफ़ी रिस्क होती है. तो जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं या बेड रिडन होते हैं, जब वो हॉस्पिटल में होते हैं तो ये नहीं होना चाहिए. इसके लिए हम अलग अलग पंप लगाते हैं पैर में ताकि ब्लड सर्कुलेशन चालू रहे. ये एक एज ग्रुप है जो हाई रिस्क होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का. इसके अलावा यंग पेशेंट्स में भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस काफ़ी देखा जाता है. इसमें अराउंड
नाउ वी आर सीइंग लिटिल यंगर पेशेंट जिनका एज ग्रुप काफ़ी कम है, उनमें भी डीवीटी देखा जा रहा है. अराउंड 18 और 20 ईयर्स के बच्चों में भी डीवीटी देखा जा रहा है. सो बेसिकली इसके कारण काफ़ी हो सकते हैं. उसमें एक होता है जेनेटिक फैक्टर, जिसमें प्रोथ्रोम्बोटिक टेंडेंसी बोला जाता है कि वो पेशेंट में क्लॉट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक फैक्टर. ये एक क्लास छोड़े कि उसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं यंग पेशेंट में डीवीटी होने के. बेसिकली विटामिन डिफिशिएंसी, B12 डिफिशिएंसीज, डिहाइड्रेशन, लॉन्ग सिटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे कॉमन कॉजेस हैं जो यंग पेशेंट में डीवीटी कॉज कर सकते हैं. एल्डरली में आपके लिए ऑप्शंस काफ़ी कम है. अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो हम प्रोफिलैक्सिस दे सकते हैं, डीवीटी ना हो. बट यंग पेशेंट में मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से काफ़ी ऐसा बोला जाता है कि थ्रोम्बोटिक टेंडेंसी यंग पॉपुलेशन में काफ़ी बढ़ गई है. जैसे हम देखते हैं कि यंग पेशेंट में हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन है, वैसे ही डीप वीनस थ्रोम्बोसिस का भी परसेंटेजेस बढ़ते जा रहे हैं. स्मोकिंग एक कॉमन फैक्टर है, अल्कोहल एक कॉमन फैक्टर होते जा रहा है. सो डीवीटी नाउ वी आर सीइंग मच मोर कॉमन इन यंगर पॉपुलेशन. और थोड़ी ऐसी भी कभी कभी चीज़ें जो हमने इंट्रोडक्शन में बात कर दी कि ऐसे जो लक्षण शुरू हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सो पीपल डोंट नो कि ये क्यों हो रहा है. तो Yeah. ऐसे कुछ स्पेसिफिक इसके लक्षण रहते हैं. सो जब एक्यूट डीवीटी होता है तो पेशेंट को टिपिकली होता है कि अचानक पैर सूज गया और काफ़ी सूज जाता है. अच्छा. सो देर आर टू थिंग्स कि नॉर्मल स्वेलिंग आना और आराम करने से चले जाना. सो दैट इज़ नॉट, यानी वो कॉमन है. इट मे नॉट बी रिलेटेड टू डीवीटी, बट एकदम से सूजन आना और जो कम नहीं होती है, पैर थोड़ा सा ब्लूइश कभी कभी होता है. सो बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं एंड इट्स अ वार्निंग साइन. प्लीज़ डोंट वेट एट होम कि ये कम हो जाएगा. नो, दिस इज़ अ वार्निंग साइन एंड रीच टू योर नियरेस्ट हॉस्पिटल ASAP. क्योंकि ये क्लॉट अगर ऊपर लंग्स में चला गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है. सो प्लीज़ डोंट वेट एट होम. व्हेन यू सी दिस वार्निंग साइन, report to your doctor, your vascular specialist immediately, because इस चीज़ को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम दो चीज़ें मुझको लगता है कन्फ्यूजन लोगों का हो सकता है कि अगर ये स्वेलिंग इट इज़ बायलैटरल और ये सिंगल रहता है, और अगर सेल्यूलाइटिस करके जो मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोसिस होता है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्यूलाइटिस का लेग पेन एंड डीवीटी का. या सो बेसिकली डीवीटी जब होता है वो अचानक में होता है. अचानक से पैर में सूजन आ जाती है. यानी मैनी पेशेंट्स टेल कि हम गाड़ी में बैठे थे बहुत देर और अचानक पैर सूज गया और अब वो सूजन कम नहीं हो रही. सो दिस इज़ वेरी टिपिकल ऑफ डीवीटी. मोस्ट ऑफ द टाइम डीवीटी एक ही लेग में होता है. दोनों लेग में डीवीटी इज़ अगेन वेरी रेयर. सो यूनिलैटरल एक ही पैर में हुआ है, सूजन कम नहीं हो रही है, सीवियर पेन है, ये एक इम्पॉर्टेंट साइन होती है जब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है. और बाद में सेल्यूलाइटिस का अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन. हाँ, तो बेसिकली सेलुलाइटिस अगर है तो दोनों पैर में होता है और वो अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे हो रहा है. एंड पेशेंट को पता है कि हमेशा सूजन आती है, जा रही है, एंड दे नो दैट इट इज स्लोली कमिंग. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी टू, जो एक दूसरे को मिमिक करते हैं. बट डीवीटी इज डेफिनेटली डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग. सो डोंट इग्नोर इट, दैट इज इम्पोर्टेंट. और लोकल टेम्परेचर स्किन का उसमें कुछ डिफरेंस रहता है इन इसमें. इट्स लाइक विद दैट वी कैन नॉट रियली मेक द डिफरेंस, बट यूनिलैटरल अचानक एंड इट इज नॉट रिड्यूसिंग इज समथिंग विच वी नीड टू थिंक. अब हम इसके डायग्नोसिस तो हो गया, अगर इन ट्रीटमेंट के पार्ट पे आ गए तो रिसेंट एडवांस है जो अभी आपका इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, इसमें इस टाइप के पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाता है. सो बेसिकली जब लोगों को पता पड़ता है कि पैर में क्लॉट है तो एक डर सा बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है कि क्लॉट है तो वो उड़ के लंग में चला जाएगा, लाइफ का धोखा है. यस, इट इज़ रिस्की एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिकल केयर.
सो बेसिकली हम ब्लड थिनर्स चालू करते हैं, ट्राई टू क्लोजली मॉनिटर हाउ द क्लॉट इज बिहेविंग। और बहुत ज़्यादा क्लॉट बर्डन है, पूरा लेग में क्लॉट भरा है, तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी द्वारा हम एक छोटे से नीडल द्वारा ये पूरा क्लॉट सक करके भी बाहर निकालते हैं। ऑल पेशेंट्स डजेंट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, बट जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनमें डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें ये क्लॉट नहीं निकालना पॉसिबल हो पाता है। ऐसे पेशेंट्स में हम एक फ़िल्टर यानी एक छतरी जैसा लगाते हैं ब्लड वेसल में, जिससे क्लॉट ऊपर हार्ट के तरफ ना सरके, जिससे जान का धोखा कुछ परसेंटेज तक कम किया जा सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के एडवांस ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है और पेशेंट के हिसाब से वो ऑफ़र किया जाता है। यंग पेशेंट है, बहुत ज़्यादा क्लॉट बर्डन है, पेशेंट चल नहीं पा रहा है, तो वी डेफिनेटली ऑफ़र कि वी हैव टू रिमूव दिस क्लॉट सो दैट पैर की स्वेलिंग इमीडिएटली कम हो जाती है, पेशेंट मोबिलाइज जल्दी होते हैं एंड आगे जाके उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होने हैं वो नहीं होते। बट जो एल्डरली पेशेंट है, बेड रिडन है, ऐसे पेशेंट्स में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो क्लॉट हार्ट में ना सरके और पेशेंट की को जान का धोखा ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम अगर ब्लड थिनर से वो नहीं कंट्रोल हो रहा है तो एक छतरी या फिल्टर डालते हैं, जिससे जो इमीडिएट पल्मोनरी एम्बोलिज्म का धोखा है वो कम होता है। अच्छा, और अगर ये प्रोसीजर के बाद अगर इफ पेशेंट इज डिस्चार्ज तो उसके बाद घर जाके क्या प्रिकॉशंस है, एंड ये टेंडेंसी रहता है कि अगर एक बार सब ट्रीटमेंट हो गया तो लेटर वापस चांसेस कितने रहते हैं? सो आई वुड से डीवीटी अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डीवीटी एक बार शुरू हो जाता है तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीज़। जब डीवीटी होता है उसके बाद ब्लड थिनर्स आपको बहुत बार कंटिन्यू करना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स में 2 साल, कुछ पेशेंट्स में 6 मंथ, ऐसे अलग अलग ड्यूरेशन डिपेंडिंग ऑन क्यों है, और किसी किसी पेशेंट को लाइफ लॉन्ग भी ब्लड थिनर्स लेना पड़ता है। तो इसमें 2 चीज़ होती है। पहली बात तो टू फाइंड द रीज़न वाई द डीवीटी हैज़ हैपेंड, क्योंकि अगर जेनेटिक कॉज पता पड़ता है सो ऐसे पेशेंट्स में लाइफ लॉन्ग एंटीकोएगुलेशन या ब्लड थिनर्स लेना पड़ता है। जिनमें हमको पता है कि कारण कुछ और है, सो ऐसे सिचुएशन में मोस्टली 6 महीने से 2 साल तक ब्लड थिनर्स देते हैं। बट ये मेडिकल पार्ट हो गया, बट इसके अलावा भी पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का ओपीडी में फॉलोअप के लिए आते हैं कि नहीं, पैर की सूजन कम नहीं हो रही है, या अभी भी क्लॉट दिख रहा है, सोनो, बिकॉज फॉर देयर एंग्जाइटी पर्पज दे कीप ऑन डूइंग डॉपलर, सोनोग्राफी करवाते रहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो क्लॉट अगर निकला नहीं है तो वो वैसे ही रहेगा, वो पूरा निकलने वाला नहीं है। बट एट द एंड ऑफ 8 to 10 years patient will have some problem related to DVT. It can be ulcer in the leg, it can be बहुत ज़्यादा सूजा हुआ पैर, ये सारे complications होते हैं when it comes to DVT, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम। यानी थ्रोम्बस तो हो गया है बट उसके बाद का जो सिक्वेली है वो इमीडिएटली नहीं होता है, वो अगले 8 से 10 साल में वो चलते रहने वाला है। सो पेशेंट एजुकेशन, आपको समझना है कि ये डीवीटी आपको अगर लग गया तो ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, और इसके कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए जो स्टेप्स लेना है वो आपको आज लेना है अगर आपको डीवीटी हुआ है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेशेंट्स को स्टॉकिंग्स पे रखते हैं, उनको एक्टिव लाइफस्टाइल कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। वेट रिडक्शन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो वेन में ब्लड फ्लो बंद हो गया है, देर आर डिफरेंट चैनल्स थ्रू विच ब्लड फ्लो इज़ गोइंग, बट उस वजह से पैर में प्रेशर आता है। सो ये सारे स्मॉल स्मॉल मेजर्स होते हैं दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट अल्सर आफ्टर 10 years। बहुत सारे पेशेंट पूछते मैडम ये कब तक पहनना पड़ेगा। सो आई ऑलवेज टेल देम डीवीटी इज़ द डिसीज विच इज़ गोइंग टू बी विथ यू फॉर योर एंटायर लाइफ। इट्स अप टू यू, आपको उस पर कितना प्रिकॉशन लेना है और उसको कितना सीवियर होने देना है। सो ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस है, स्टॉकिंग्स पहनना, वेट रिडक्शन, एक्टिव लाइफस्टाइल, जिससे डीवीटी के लेटर ऑन जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो प्रिवेंट किए जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखी दे आर कमिंग विद बैड अल्सर्स, जख्म
हो जाते, बिकॉज डीवीटी का अगर प्रॉपर केयर नहीं किया गया तो लेटर स्टेज इज दिस ओनली. सो गेट योर सेल्फ इन्फॉर्म्ड. डीवीटी का ट्रीटमेंट हो गया इसलिए आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इट इज नॉट लाइक दैट. एक बार आपको डीवीटी हो गया तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीज विथ यू. बट एट द सेम टाइम विथ प्रॉपर केयर इट कैन बी taken in a very good way, but you need to accept it first and then treat it. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बाद में फॉलो पर ये चीज़ें बहुत से लोगों को लगता है कि एक बार हो गया ट्रीटमेंट, नाउ आई एम Yeah. टोटली कुछ ज़रूरत नहीं ट्रीटमेंट की. ये तो हमने अभी कॉम्प्लिकेशंस बचाने के लिए जो करना चाहिए वो बात किया. तो एंड में एक टेक अवे मैसेज भी इसको बोल सकते हैं. सो व्हाट शुड वन डू, कि ऐसा क्या चीज़ें हम हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं कि ये होने के संभावना कम से कम लाइफ में हो जाए. So I would say all clotting disease are modern lifestyle disease. So be yourself aware what you are eating, what you are having. This is very important because all this overweight, obesity, the food culture today, all these things, smoking, alcohol, all these things are adding to this clotting tendency in young population. So make yourself aware, treat accordingly, and if you are having a problem, don't ignore. Come to your vascular specialist immediately, and that is how. And if it happens, you need to be aware what it is, how dangerous it can be, and how to take care of it. Yes. So this is what is the entire I would say episode का crux है कि you should know what you are having and how to take care of it and create an awareness regarding this. सो थैंक यू. बहुत कम टाइम में इस इतना जानलेवा हो सकते हैं इसी बीमारी के बारे में हमने बात किया. उसकी कॉम्प्लिकेशन या अदर बाकी जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उनके बारे में हम अगले 2 एपिसोड में बात करेंगे, उसी टाइप के क्लॉट के डिसीजेस के लिए. सो आज हमने डीवीटी के बारे में बात किया. मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ सुनते हैं, क्योंकि जो ऐसे मेडिकल के शॉर्ट फॉर्म रहते हैं उसके कभी कभी लॉन्ग फॉर्म भी हमको एज ए पेशेंट पता नहीं रहते. लेकिन ये जो हमारा प्रयास चल रहा है कि हमारा जो पॉडकास्ट है इसमें ऐसी बीमारियों के बारे में जिसके बारे में बहुत से बार हम सुनते हैं लेकिन इसके डिटेल्स पता नहीं रहते, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसलिए हमें इसकी ज़रूरत रहती है कि ये छोटी छोटी लगने वाली बीमारियाँ, क्योंकि कभी कभी पैर में सूजन आ गया तो हम उसके लाखों कारण बता सकते हैं कि ज़्यादा ट्रैवलिंग किया तो हो गया, कुछ तो भी टैबलेट मेरा ब्लड प्रेशर का चालू तो पैर सूज जाते हैं हमेशा, तो दे कैन बी द रीज़न. लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती है. इतना हमें पता रहना, एक सजग नागरिक जैसे बोलते हैं हम, तो ये सजग पेशेंट अगर इसको बोल सकते तो ये हम पता रखेंगे, ध्यान में रखेंगे तो बहुत से हमारे लाइफ कॉम्प्लिकेशन होने से बच सकते हैं. यही हमारा प्रयास है. तो अगले 2 एपिसोड्स में हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड गैंग्रीन इसके बारे में बात करते, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. थैंक यू.